नमस्कार मित्रों, सतवायु आयुर्वेदा में आज हम बात करेंगे ट्यूबल ब्लॉकेज के बारे में। कहा गया है मदरहुड इज ग्रेटेस्ट थिंग, ऑल्सो इट इज अ हार्डेस्ट थिंग। मातृत्व की प्राप्ति ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना। उसके क्या कारण होते हैं, आयुर्वेद में उसके बारे में क्या बताया गया है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसकी चिकित्सा के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। स्त्रियों में बंध्यत्व का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज। लगभग 25 से 35% महिलाओं में इनफर्टिलिटी का बंध्यत्व का कारण होता है ट्यूबल ब्लॉकेज। ये महिलाओं में गर्भधारण ना होने का मुख्य कारण तो होता ही है, साथ में ये चिकित्सा करने में भी बहुत कठिन होता है। इस बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, क्या कार्य करती है और क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट है। फैलोपियन ट्यूब को आयुर्वेद में आर्तवह स्रोतस बताया गया है। आर्तवह स्रोतस का अर्थ है महिला में जनन तंत्र में हाइपोथैलेमस से लेकर यूट्रस तक के सभी रचनात्मक और क्रियात्मक अंगों को आर्तवह स्रोतस कहा जाता है, जिसमें कि फैलोपियन ट्यूब महिला जनन तंत्र का एक मुख्य अंग है, जो कि उस स्रोतस का मूल कहा गया है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस से अंडाशय ओवरी तक ये ट्यूब होती है, जिसका एक सिरा यूट्रस से यानी कि गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा एब्डोमिनल कैविटी में खुला रहता है, ओपन रहता है, जिसके थ्रू ओवरी से जब ओवम निकलता है, स्त्री बीज निकलता है, इसमें आ जाता है। ये जे शेप की होती है। फैलोपियन ट्यूब के अतिरिक्त इसे यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर सेल्पिंग्स भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब में ही स्त्री बीज ओवम और पुरुष बीज स्पर्म का संयोग होता है और गर्भाशय में जाकर यह गर्भ यानी कि फीटस इम्प्लांट होता है। फैलोपियन ट्यूब की जो अंतर सरफेस होती है, इनर सरफेस होती है, उसमें सीलियरी मूवमेंट होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, जिसके कारण ही ओवम और स्पर्म बाद में फीटस फ्लोट करते हैं और यूट्रस तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो जो स्त्री बीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाता है। स्त्री और पुरुष बीज का यानी कि स्पर्म और ओवम का संयोग नहीं हो पाता है। इसके साथ ही इनका इम्प्लांट भी नहीं हो पाता है गर्भाशय में। इसके कारण फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो आर्तवह स्रोतस है उसका खुला होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सिम्टम ऑफ ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो क्या क्या लक्षण आते हैं। 99% महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कोई लक्षण नहीं आते हैं। बहुत कम केसेस में माइल्ड पेन होना या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज होना देखा जा सकता है। ज्यादातर महिलाओं को इनफर्टिलिटी होने में यानी कि गर्भ न रहने की स्थिति पर इस समस्या में जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सोनोग्राफी कराई जाती है, तब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का पता चलता है। आयुर्वेद के अनुसार फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक 4 प्रकार की स्रोतोदुष्टि जो बताई गई है, अति प्रवृत्ति, संघ, शिरा ग्रंथि, विमार्गमन। इसमें से संघ और शिरा ग्रंथि, इन 2 कारणों से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना वात और कफ प्रधान माना गया, लेकिन यह एक त्रिदोष स्रोतोदुष्टि है, जिसमें वात के कारण कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकोच, पित्त के कारण इन्फ्लेमेशन यानी कि पाक, कफ के कारण स्वेलिंग और एक्सेसिव डिस्चार्ज यानी कि सोफ और श्राव होता है। वात दोष शरीर के सभी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वात दोष की दृष्टि से कहीं पर भी रुक्षता का बढ़ना, स्रोतों का संकुचन होना यानी कि स्टेनोसिस हो जाना, जिसके कारण वात दोष फ्री फ्लो नहीं कर पाता है, इसलिए ट्यूब की स्क्लेरोसिस या फिर एबनॉर्मल फंक्शंस हो सकते हैं। पित्त दोष चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण फैलोपियन ट्यूब के सीलिया अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ब्लॉकेज हो सकता है। कफ दोष के कारण, पस और म्यूकस का अधिक स्राव होने के कारण या फिर किसी तरह की सिस्ट बन जाने के कारण भी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। ज्यादातर आहार विहार से संबंधित कारणों से वात पित्त कफ की दृष्टि होती है, जैसे कि अत्यधिक उपवास रखना, कटु तिक्त अम्ल लवण आहार की अधिकता होना, हैवी मधुर अभिसंधी आहार का सेवन अधिक करना। इसके अतिरिक्त एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, किसी तरह का एक्सीडेंट होना या फिर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना, दीवा स्वाप करना, वेगों को धारण करना या फिर किसी पंचकर्म के व्यापद के कारण, क्रोध आदि अधिक करने के कारण भी वात पित्त कफ दुष्ट हो सकते। इसके अतिरिक्त कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि पहले हुए गर्भस्राव या गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के कारण, किसी तरह की एब्डोमिनल सर्जरी के कारण, एक्टोपिक
प्रेगनेंसी के कारण, या फिर पेरिटोनाइटिस यानी पेट के इन्फेक्शंस के कारण, जिसका कारण अपेंडिक्स का पंक्चर होना भी हो सकता है, यूटेराइन इन्फेक्शन के कारण, यूट्रस में किसी तरह का इन्फेक्शन हो, पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण, या फिर इन्फेक्शन के कारण, सर्जरी के कारण, अगर ट्यूब की कोई सर्जरी की गई हो, ऐसी कंडीशन में भी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। बहुत सारे कंडीशंस में ट्यूबरकुलोसिस के कारण ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, जिसमें कि यूनिलैटरल यानी कि एक साइड या बाइलैटरल दोनों तरफ ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। आयुर्वेद में टीबी को, ट्यूबरकुलोसिस को राजयक्ष्मा या क्षय कहा गया है, जिसके कारण सभी धातुओं का क्षय हो जाता है। ऐसी कंडीशन में प्रजनन तंत्र में क्षय के कारण कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है। ट्यूबल ब्लॉकेज कितने प्रकार का होता है? ट्यूबल ब्लॉकेज कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें मुख्यतः हाइड्रोसेल्पिंग्स यानी कि एंड पॉइंट जो होता है जहां पर ओवरी को फेस करती है ट्यूब, जहां से ओवम को रिसीव करती हैं, वहां पर अगर ब्लॉकेज होता है तो इसे हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं, और ये यूजुअली फिम्ब्रियल ब्लॉक होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक यानी कि ट्यूब जहां पर कनेक्ट करती है यूट्रस से, प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑक्लूजन अगर होता है तो वहां पर फाइब्रॉइड के कारण, इंडोमेट्रियोसिस के कारण, स्कैरिंग के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन के कारण ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, और इसे कॉर्नुअल ब्लॉक भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सैल्पिंजाइटिस यानी कि अगर इन्फेक्शन हो ट्यूब का, उसके कारण जो अंदर सीलिया होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बार इसके कारण स्त्री बीज यानी कि जो ओवम होता है वो मूव नहीं कर पाता है, ना ही स्पर्म मूव कर पाता है, जिसके कारण भी बंधत्व तो हो सकता है। कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए? गर्भाशय का एक्सरे लिया जाता है डाई डालने के बाद, जिसमें कि डाई को डायरेक्ट गर्भाशय में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और बाद में एक्सरे लिया जाता है। अगर दोनों साइड पर ट्यूब ओपन है तो जो डाई है वो डायरेक्ट एब्डोमेन में दिखती है। अगर एक साइड का ट्यूब ओपन नहीं है तो उस साइड की डाई एब्डोमेन में यानी कि पेट में नहीं आ पाती है। सोनोहिस्टोग्राम, जिसमें कि डाई डालने के बाद एक्सरे की बजाय सोनोग्राफी के द्वारा, अल्ट्रासाउंड वेव के द्वारा इमेजिंग की जाती है, देखा जाता है। लेप्रोस्कोपी के द्वारा डायरेक्ट लेप्रोस्कोपिक ट्यूब के द्वारा विजुलाइज किया जाता है फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब की इमेज को इनसाइड से देखा जाता है, और ब्लॉक्ड ट्यूब के लिए सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है। ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से ट्यूबल ब्लॉकेज में क्या क्या दिया जा सकता है? सबसे पहले तो निदान परिवर्जन किया जाता है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल का किसी भी तरह के नशे का त्याग कर देना चाहिए, जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, विटामिन सी रिच डाइट कंज्यूम करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन होता है यूट्रस में तो उसे हील करने के काम आता है। इसके अलावा मर्म थेरेपी को भी इसमें इफेक्टिव बताया गया है। योग में कपालभाति रेगुलर 20 to 40 मिनट एक्सरसाइज करने पर भी कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज ओपन हो सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉकेज में औषधियां, ग्रंथि हर चूर्ण, किसी भी प्रकार की ग्रंथि अगर ट्यूब्स में है तो उसके लिए ग्रंथि हर चूर्ण दिया जाता है। कांचनार गुग्गुल विशेष रूप से किसी भी तरह की मांसल ग्रंथि के लिए दिया जाता है, इसलिए फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, न्योड्यूल या सिस्ट के केसेस में कांचनार गुग्गुल बहुत इफेक्टिव है। कुमारी यानी कि घृत कुमारी एलोवेरा श्रोतोशोधन होता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फेक्टिव भी होता है, इसलिए एंटी इन्फ्लेमेशन होने के कारण कुमारी का प्रयोग किया जाता है। अशोक यूट्राइन टॉनिक होता है और किसी भी तरह की हेमोरेजिक कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लाभदायक होता है। इसके अलावा अपान वायु अनुलोमक और दीपन पाचन चिकित्सा दी जाती है, जिसके लिए मिश्रिया, जीरक, इन सभी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। वस्ति चिकित्सा इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेज का मुख्य कारण वात को बताया गया है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है ना ही वातावृते योनिर नारीणाम संप्रदुष्यति। इसका अर्थ है कि स्त्रियों की जो योनि होती है, जो प्रजनन संस्थान होता है, वो वात की वृद्धि के बिना दूषित नहीं होता है। इसलिए श्रोतोशोधन के लिए, त्रिदोष शुद्धि के लिए वस्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण तैलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा वात, पित्त, कफ की शुद्धि होती है। इसके अलावा प्रजनन संस्थान का पोषण भी होता है। उत्तर वस्ति का प्रयोग इसमें विशेष रूप से लाभदायक होता है। उत्तर वस्ति का प्रयोग इसमें विशेष रूप से लाभदायक होता है। उत्तर वस्ति में औषधियों से सिद्ध घृत, तेल या फिर काढ़े को मूत्र मार्ग या योनि मार्ग से दिया जाता है। ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस में बिना सर्जरी के फैलोपियन ट्यूब ओपन करने का ये एकमात्र उपाय है। ये ट्रीटमेंट हमेशा ट्रेंड आयुर्वेदिक वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इसमें तिल तेल, कुमारी तेल, क्षार तेल,
तेल, नारायण तेल, फल घृत, त्रिफला घृत, शतावरी घृत आदि का प्रयोग रोग के अनुसार और व्यक्ति की प्रकृति विकृति देश काल के अनुसार किया जाता है। तीक्ष्ण गुण के कारण ये तेल वात और कफ का क्षय करते हैं, जिसके कारण ब्लॉक को ओपन करते हैं। साथ ही गर्भाशय में और आर्तव श्योतश में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन है या इंजरी है तो उसे भी हील करते हैं। किसी भी तरह का रोग है, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस है, ऐसी कंडीशन में भी चिकित्सा के रूप में किए जाते हैं। इन सभी चिकित्सा विधियों, कर्मों और औषधियों का प्रयोग आप किसी भी आसपास के जानकार आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह से कर सकते हैं। आप हमसे भी ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं या फिर क्लिनिक विजिट करके सलाह ले सकते हैं। आयुर्वेद के आचार्यों के अनुसार अगर आप सही समय पर सही तरीके से दोषों का समन करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज जैसा बंध्यत्व का कारण भी ठीक किया जा सकता है, जिसके द्वारा मातृत्व सुख प्राप्त किया जा सकता। इसलिए आयुर्वेद का पालन करें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।